हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि क्लासेस भी डेली चल रही हैं। डेली क्लासेस देख रहे होंगे, ऐसा मैं मान रही हूँ। नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए क्योंकि डेली क्लासेस हो रही हैं, आपके लिए ही हो रही हैं। हमारा फोकस ही बीएड फर्स्ट ईयर पे, और हमारे साथ जितने भी फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, वो सारे बीएड फर्स्ट ईयर के ही हैं। सेकेंड ईयर के भी हैं लेकिन बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस फर्स्ट ईयर पे ही है। अगली बार हम सेकेंड ईयर का अच्छे से करेंगे क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ रहेंगे, तो सेकेंड ईयर का अच्छी तरीके से करेंगे, है ना। फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। तो यहाँ भी क्लासेस चल रही हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। बीएड की क्लासेस चली हुई हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि भाई हम सारी बुक कंप्लीट कर चुके हैं, और आज मिला के तो सारी ही कंप्लीट हो जाएंगी। हमारे होते हैं 4 सब्जेक्ट कॉमन, ठीक है। कौन सा? एक तो फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया भी हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। और टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी हमने पूरा कर लिया है। और ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 5 यूनिट हो गई थी लास्ट वाली, आज की वीडियो मिला के कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की भी क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि कराने चाहिए तो मैं करा दूंगी। अदरवाइज मैंने टॉपिक कराए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो टॉपिक रहता है उसकी मैं अलग से एक मैराथन ले लूँगी, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और 1% अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक छूट भी जाता है तो उसे आप अपने आप भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इतनी तो मैं उम्मीद आपसे रख ही सकती हूँ। बाकी फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी 3 पार्ट में हमने पूरी बुक करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगी थी और व्यूज़ बहुत कम आए हैं। यानी आप लोगों ने बहुत कम देखी है। 3rd पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं देखा है, और 3rd पार्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी थी क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, और फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया। तो इतनी मेहनत लगी थी कि मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊँ। और सबसे कम व्यूज़, सबसे कम यही देखा गया है, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी नहीं देखा है तो देख लीजिए। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की भी हम 1 मैराथन कर चुके हैं, 2 मैराथन में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इससे आप पूरी बुक में को निकल जाएंगे। पूरी बुक आपकी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इंग्लिश की पेडागोजी करनी है, मैथ की करनी है, और बायो की करनी है, यानी बायोलॉजिकल साइंस की। ये 3 सब्जेक्ट हम करेंगे। साइंस हम सोशल साइंस कंप्लीट करने के बाद, यानी बाद नहीं, कंप्लीट कर लेंगे इसे भी और इन्हें भी साइड बाय साइड कर लेंगे। बाकी इसके अलग कोई भी पेडागोजिकल क्लास में नहीं करा सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है, और मुझे कॉमन सब्जेक्ट का रिवीजन कराना है क्योंकि हमारा फोकस सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ठीक है। और किसी का मैसेज आ रहा था कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत सारी बुक में टॉपिक सेम है। वो क्यों सेम है ये आपने नहीं देखा। देखो क्या है, जो टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे टॉपिक जो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक मैच करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। मैंने जैसे बताया भी था कि माइक्रो टीचिंग है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, टीचिंग एड्स है, इवैल्यूएशन है, तो ये सारे टॉपिक मिलते जुलते हैं। और जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, अगर आप एक पेडागोजिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो दूसरे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बेशक अलग हैं, कंसेप्ट सभी के सेम हैं, ठीक है। अब पता नहीं आप क्यों नहीं समझते इस बात को, लेकिन जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, खुद ही आप ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम सीटेट की क्लास करेंगे। अब तैयारी छूट रही है। एक क्लास मैंने कराई थी और मैंने पहले भी बहुत सारी क्लास में करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो उन्हें जाके देख लेना। बाकी 1-2 दिन से तैयारी छूट रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे चोट लगी है बहुत ज़्यादा, मैं फिसल के गिर गई। मजाक का मजाक है और चोट बहुत ज़्यादा लगी है, तो अब कर क्या सकते हैं बताओ। लेकिन क्लास में इधर तो डेली ही ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है। बाकी अगर किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें, और कॉल करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ना ही कॉल करनी है और ना ही मैं इधर से करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर आप कॉल करेंगे तो फिर मैं ब्लॉक भी कर दूंगी, तो इसलिए आपको कॉल नहीं करनी है। मैसेज कितने भी कर लो, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिलेंगी। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेंगी कॉलेज विद भावना के नाम से। कॉलेज विद भावना के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जा सकते हैं। 500 मेंबर के आसपास वहाँ हैं, तो इसलिए अगर कोई और चैनल हो इस नाम से तो शायद उस तरफ मत जाना। कॉलेज विद भावना का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चले जाना,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 5th यूनिट। ठीक है, हमने पर्सनैलिटी कर लिया, यानी 5th नहीं करेंगे, सॉरी 6th करनी है, 6th यूनिट करनी है, 5th हम कंप्लीट कर चुके हैं। पर्सनैलिटी हमने कल कर लिया है, आज हम करेंगे इंटेलिजेंस। ठीक है, आज क्या करेंगे, इंटेलिजेंस करेंगे, जिसके अंदर क्रिएटिविटी का भी पार्ट है थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन आ जाता है क्रिएटिविटी से भी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अब तक कर लेना, और लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, सभी लोग लाइक किया करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो। ठीक है, लाइक ना करने का मतलब होता है कि आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं। लाइक बहुत कम होते हैं, व्यूज़ आएंगे 1000 तो लाइक आएंगे 200-300, तो भाई इतना कंजूसी क्यों दिखाते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटेलिजेंस। भाई इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, बुद्धिमत्ता। कोई आपको शार्प माइंडेड, कोई तेज सा बच्चा दिखे या पढ़ाई में होशियार हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। यही कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी चीज़ों को ग्रैब करने की पावर बहुत ज़्यादा है। अब क्लास में आप देखो किसी को बहुत जल्दी सी चीज़ समझ आ जाती हो तो हम उसे कहेंगे यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसे तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ आती है। तो कहने का मतलब है हम इंटेलिजेंट को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि जो चीज़ जल्दी किसी को समझ आ जाए, बहुत अच्छा लिखता हो, वर्ड पावर उसकी बहुत अच्छी हो, नॉलेज उसकी बहुत अच्छी हो, उसके अंदर बहुत सारे कौशल हों, चीज़ों को जल्दी से समझ ले, हर एक सिचुएशन में जल्दी से अडेप्ट कर ले बहुत। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर दिखाई देती हैं, हमें कोई भी अगर हो ऐसी ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर पाए जाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, है ना। तो इसी तरीके से इंटेलिजेंट की डेफिनेशन देखते हैं, एबिलिटी टू एक्वायर, यानी जल्दी से कुछ भी चीज़ एक्वायर अगर कोई कर लेता है जिसके अंदर ये योग्यता पाई जाती है वो क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। चीज़ों को जल्दी से समझ ले, अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन अ वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग सिचुएशन में चीज़ों को अप्लाई करना, जो नॉलेज ली गई है उसे अप्लाई करना। जैसे कि आप लोग हैं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, अब आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसे अप्लाई करेंगे पेपर में, और सब अलग अलग तरीके से करेंगे। जो सबसे अच्छे तरीके से करेगा उसे सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, वो कहलाएगा टॉपर। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा कि ये क्या है, इंटेलिजेंट है ना। वही तो कहते हैं हम इंटेलिजेंट एक सिंगल आइडेंटिटी से हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते कि भाई एक, अगर आपका एक पेपर नहीं निकला तो आप डल हैं, ऐसा नहीं है। क्या पता आप पढ़ाई में होशियार ना हो, क्रिकेट में बहुत अच्छे हो। अब जो ये क्रिकेटर होते हैं जैसे कि विराट कोहली है, 12th पास है, ठीक है, तो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, उसने PhD की हुई है, उसने MSc BSc कुछ की हुई है नहीं ना, लेकिन वो तब भी होशियार है सबकी नज़रों में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी तो है, क्रिकेट खेलने की क्वालिटी है ना। अब नेहा कक्कर है, आज तक किसी को नेहा कक्कर की क्वालिफिकेशन पता चली कि भाई उसने क्या किया हुआ है, कौन सी मास्टर्स की है उसने, शायद 12th भी ढंग में ना की होगी, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक क्वालिटी है म्यूजिक, यानी वो उसकी वजह से ही इंटेलिजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट किसी सिंगल एक आइडेंटिटी से मिलके बन जाए, सिंगल एक एंटिटी से मिलके बन जाए। एक बुद्धि अगर किसी के अंदर हो तो भाई वही होशियार है। अलग अलग बुद्धि अलग अलग तरीके के इंसान में पाई जाती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। चलो नेहा कक्कर को देख लो, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बोलने की जो पावर है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, फेस अट्रैक्टिव है, जो सिंगिंग पावर है वो भी उसकी अट्रैक्टिव है। तो मतलब कहने का मतलब उसके अंदर बहुत सारी स्किल है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्टर हैं, क्या है, मल्टी टैलेंटेड हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो किसी एक चीज़ से हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंट है, या फिर किसी के अंदर एक चीज़ नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बेकार है, डल है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में देखा जाता है कि जैसे कि किसी की गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो उसे बिल्कुल ऐसा मान लेंगे, बिल्कुल रद्दी, कि ये बच्चा बिल्कुल बेकार है, इसे कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो क्या पता वो अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा हो, क्या पता वो कोई व्यवसाय कर ले, कोई बिजनेस कर ले, उसमें अच्छा कर सके। तो हम किसी एक आइडेंटिटी से पहचान नहीं कर सकते कि ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ का, जो हमारी मानसिक क्षमताएं होती हैं उन सब का मिश्रण है, उन सब का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी तर्क लगाना, और क्या है, शाब्दिक तर्क लगाना, और अशाब्दिक यानी मौखिक तरीके से कोई इंटेलिजेंट हो, कोई नॉन वर्बल तरीके से इंटेलिजेंट हो, किसी के अंदर स्पेशल विजुअलाइजेशन मिले, यानी चीज़ों को देख के ही दिमाग में आकृति बना लेना है, छिपी हुई आकृति निकाल लेना। ठीक है, मेमोरी पावर अच्छी हो, प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो, यानी याद करने की पावर अच्छी हो, मेमोरी इंटेलिजेंट हो, यानी उसकी स्मृति पावर भी अच्छी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। किसी भी एक आइडेंटिटी से हम पता नहीं चल पाता कि ये इंटेलिजेंट है नहीं। अब जैसे कि कोई मैथ में इंटेलिजेंट है
उसे बस मैथ ही मैथ आता है, ना उसे केमिस्ट्री आती है, ना उसे फिजिक्स आता है, ना उसे बायो आती है, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, तो क्या ये इंटेलिजेंट हुआ? नहीं ना। तो या फिर इसे मैथ ही नहीं आता, उसे केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, बायो भी आती है, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आते हैं, सिर्फ मैथ नहीं आते, तो क्या वो डल हुआ? नहीं हुआ ना। तो एक आइडेंटिटी से हम किसी की पहचान नहीं कर सकते कि भाई ये होशियार है या डल है। ठीक है। नवीन परिस्थितियों को झेलने और मस्तिष्क की नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड टू मीट न्यू सिचुएशन, यानी आपको कोई भी नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, नई सिचुएशन मिल रही है, उसमें अपने आप को ढालना, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, अपने आप को चेंज कर लेना। ये किसने कहा है? मुन ने ये डेफिनेशन दी है। क्या नाम है इनका? मुन। ठीक है भाई, कोई मुन कह दो या मन कह दो। ठीक है। सीखने की योग्यता ही वृद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ये सब कौन कहते हैं? बकिंगम कहते हैं कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है सीखने की, वही क्या है? बुद्धि है हमारी। कुछ भी चीज़ देखी हमने और जल्दी से सीख ली। जैसे कि कुछ लोगों की कैचिंग पावर इतनी तेज होती है कि उन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी चीज़ एक बार में देखेंगे और सीख लेंगे उसे, तो वो क्या है? इंटेलिजेंस है। किसने कहा है ऐसे? बुकिंगम ने। यानी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने व्यू दिए हैं। देखो जैसे मैं हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग किसी को बता सकती हूँ कि वो होशियार है। जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी किसे होशियार मानेंगी? किसी की जॉब लग जाए बहुत अच्छी तो कहेंगे कितना होशियार बच्चा है। किसी की कोई भी चीज़ हो जाए, या मेरे पापा हैं, या कोई भी हो, कोई भी तीसरा पर्सन हो, चौथा हो, सबकी जो सोचने की क्षमता है वो अलग है, सबका ओपिनियन अलग है। कोई किसी को होशियार मानता है, कोई किसी चीज़ को होशियार मानता है ना। अब ऐसे ही रोस ने एक डेफिनेशन दी है कि एडेप्टेशन न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस, की नई सिचुएशन में अपने आप को अनुकूल बना लेना, अपने आप को ढालना ही होशियार कहलाता है। अब कोई बच्चा है, उसकी जॉब ना लगे या उसके साथ वो पढ़ाई लिखाई ना कर पाए और किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर ले, तो क्या उसे समाज के लोग इंटेलिजेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, लेकिन रोस ने कहा है। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी डेफिनेशन है, 3 मैंने रखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं, याद रह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये मानो कि आपका इंप्रेशन ही बढ़ता है। ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तो 1-2 डेफिनेशन याद कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, एक आधी लिख देना। ठीक है। अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, यानी इसकी प्रकृति और विशेषता देख लेते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या है? हेरिडिटरी कैपेसिटी है, यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया, जैसे कि टर्मन है, स्टर्न है, उन्होंने बताया कि एक हेरिडिटरी कैपेसिटी है, यानी हमें क्या है? वंशानुगत मिलते हैं, जो जीन हमें वंशानुगत मिलते हैं, जो गुणसूत्र, जो गुण हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, जो वही इंटेलिजेंट होते हैं, वही जो वंशानुगत क्षमता मिलती है वही बुद्धिमत्ता है, वही इंटेलिजेंट है। यानी जो बचपन से होशियार होता है, कोई कहते ही नहीं है कि बचपन से ही होशियार है, ये तो पैदा ही इतना अच्छा हुआ था, इसकी एक्टिविटीज इतनी अच्छी हैं, होशियार है, तो वो क्या है? उसकी हेरिडिटरी कैपेसिटी है। तो किसको, मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि वही इंटेलिजेंट है जो हेरिडिटरी कैपेसिटी जिसके अंदर है। ठीक है, वंशानुक्रम क्षमता है। ठीक है। एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि एनवायरमेंट बहुत जरूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की इंटेलिजेंस के लिए। अगर किसी बच्चे को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही। कुछ ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 20, यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, नाम मैं बता दूंगी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई 16 साल की उम्र में जाके हमारी बुद्धि कंप्लीट हो जाती है, यानी जितना डेवलपमेंट उसका होना होता है वो हो जाता है, और 20 में जाके बिल्कुल रुक जाती है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती, नो इंक्रीमेंट। ठीक है, किसी भी तरीके से हमारी बुद्धि बढ़ती नहीं है 20 साल के बाद। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसे सपोर्ट करा। फिर कुछ और साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि योगिक एक्सरसाइज से भी हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ती है। जन्म से जितनी बुद्धि मिली है, अगर हम योगा करें, योगिक एक्सरसाइज करें, तो 30 से 40% जो बुद्धि है वो हमारी योगा से बढ़ सकती है। ठीक है। फिर कुछ ने कहा है कि जेंडर कोजेज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी ये पूरी तरीके से हेडिंग है, आप इनके अंदर भी 2-2 लाइन लिख सकते हैं। तो किसी ने, मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि सम साइकोलॉजिस्ट हैज सेड दैट जेंडर कोजेज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जेंडर से कोई भेदभाव नहीं है, जेंडर की वजह से इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, जेंडर का कोई रोल नहीं है इंटेलिजेंस में।
इट इज़ अ जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी इंटेलिजेंस क्या है, जो हम मेंटली एडेप्ट करते हैं, जो हम मानसिक तरीके से किसी चीज़ों को अनुकूल बनाते हैं, एडेप्ट करते हैं, वो क्या है, इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है इट इज़ एबिलिटी टू रिलेट डाइवर्स सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशन में क्या है, चीज़ों के साथ रिलेट करना, सामंजस्य बिठाना, यानी जैसे हम किसी भी चीज़ को किसी भी नई सिचुएशन में जाके चीज़ों को रिलेट कर सकें, ठीक है, तो उसे इंटेलिजेंस कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन एबिलिटी टू एड्यूस रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को शिक्षित करने की क्षमता होती है इंटेलिजेंसी में। एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर प्रोसेस ऑफ थॉट, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अलग तरीके से वो सोच सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे कि हम उस लेवल तक नहीं सोच सकते जिस लेवल तक हमारे मम्मी पापा सोच सकते हैं, हमारी मम्मी सोच सकती हैं, पापा सोच सकते हैं, बाबा सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी जो थॉट पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है हमसे, है ना। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ वर्बल एंड नंबर रीजनिंग, यानी इंटेलिजेंस क्या है, वर्बल और नंबर रीजनिंग की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस ही है, यानी हम वर्बली जो बोल रहे हैं या फिर तर्क कर रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी इंटेलिजेंस है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं। इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग ऑफ और थिंकिंग, यानी क्या है, हम बहुत बार चीज़ों को क्या है, एग्जाम्पल टू रूल समझते हैं, बहुत बार रूल समझने के बाद एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, तो ये भी इंटेलिजेंस है। परसेप्चुअल एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ इंसाइट, यानी अंतर्दृष्टि, जो सूझबूझ है, यानी जैसे किसी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं और हमें क्या है, एकदम से कोई भी आइडिया आए कि अच्छा इसका तो सॉल्यूशन ये हो सकता था, तो वो भी इंटेलिजेंस है, यानी परसेप्चुअल एबिलिटी हमारी, ठीक है। आगे क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, इकोनॉमी, एब्स्ट्रैक्ट एडेप्टेशन टू गुड सोशल वैल्यूज, यानी और क्या है इसकी विशेषता कि समाज में क्या है, हम अच्छी तरीके से एडेप्ट कर सकें, अपने आप को अनुकूल बना सकें, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, किसी भी डिफिकल्टी से बाहर निकलना, ये सब क्या है, ये सब इंटेलिजेंस ही है। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ रिलेशन थिंकिंग, जो हमारी सोच पावर है उसे रिलेट करने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस है। जो हमारी मेंटल पावर है, जो हमारी कैपेसिटी है सोचने की, काम करने की, वर्क एक्सपीरियंस की, वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस है। किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना वो इंटेलिजेंस है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखना, यानी अमूर्त सोच। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पता क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल देके बताऊंगी। जैसे कि क्लास में मैथ पढ़ाया जा रहा है और मैथ में अगर सीधे फॉर्मूले बता रहे हैं और बच्चा कर पा रहा है तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी वो अमूर्त तरीके से समझ पा रहा है। और अगर बच्चे को एग्जाम्पल के साथ उसे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि सर्कल पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चे को तो बॉल दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, कॉन्क्रीट थिंकिंग है, यानी कॉन्क्रीट पावर है उसके अंदर, यानी वो देख के समझ रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस एंड एक्वायर्ड नॉलेज, यानी बुद्धिमत्ता क्या है, पिछले अनुभव और अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की क्षमता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की क्षमता है। तो ये सारी क्या है, विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक की। ये किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट ने इस तरीके से बताया है। कोई कहता है सीखने की क्षमता है, कोई कहता है दिमाग की क्षमता है, कोई कहता है अगर तुम ज़्यादा सोच लेते हो तो वो तुम्हारी इंटेलिजेंस है, कोई कहता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करना क्षमता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना था, ठीक है। उसी के बेस पे क्या बनती है, विशेषता बनती है, नेचर बनता है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब बुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है ओवरऑल, भाई इतनी सारी डेफिनेशन, इतने सारे साइकोलॉजिस्ट के बाद ओवरऑल जो निचोड़ निकला वो था कि तीन प्रकार की बुद्धि बतलाई गई है, तीन तरह की बुद्धि बताई गई है। फर्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि, थर्ड है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी मूर्त बुद्धि, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है सोशल इंटेलिजेंस, यानी जो लोग समाज से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस है। उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, समाजिक बुद्धि पाई जाती है, समाज में वो अच्छी तरीके से रह पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी जो चीज़ों को बिना देखे समझ लेते हैं, बिना मतलब जैसे कि हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं तो रूल से अगर हम क्वेश्चन समझा रहे हैं तो बच्चा अच्छी तरीके से कर पा रहा है, यानी अमूर्त सोच पा रहा है, बहुत ऊंचा सोच पा रहा है, बहुत हायर सोच पा रहा है, ठीक है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी बच्चे को हम एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं, चीज़ों को दिखा दिखा के बता रहे हैं, इमेज दिखा के समझा रहे हैं, तो वो क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई सामाजिक बुद्धि क्या होती है।
उनमें जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता एवं समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। यानी जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, समाज के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं, अच्छी बॉन्डिंग उनकी होती है, समाज के लोगों के साथ अच्छी तरीके से बैठ पाते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बातचीत बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और क्या है उनके अंदर क्या है समाज के जो भी काम चल रहे हैं, जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी अच्छी तरीके से निभा लेते हैं वो। तो ऐसी बुद्धि व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिक सफलता दिलाने में काफ़ी सहायक होती है। तो जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है तो समाज को तो वो लोग अच्छे ही लगेंगे, है ना। तो ये क्या है, व्यवहारिक सफलता इन्हें मिल जाती है अगर इनके अंदर समाज की बुद्धि हो। ठीक है। सेकंड है अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त विषय के बारे में चिंतन करने की जो क्षमता है वही अमूर्त बुद्धि है। ठीक है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। यानी अमूर्त चीजों के सहारे, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल बता रहा है, टीचर कोई भी कंसेप्ट बता रहा है तो अपने ही दिमाग में सोच रहे हैं अच्छा इस तरीके से होएगा, ये वाला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। ठीक है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कौन सी है, कोई भी ठोस चीजें हम बच्चे को दिखा रहे हैं, कुछ भी चीजें हम बच्चे को दिखा रहे हैं, उसे देख के बच्चा समझ रहा है अच्छा ऐसे सर्कल होता है, अच्छा ऐसे रेक्टेंगल होता है, ये ट्रायंगल है, तो वो क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। तो पढ़ते हैं, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य इस प्रकार की मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोग में बनाता है। यानी कोई भी ठोस वस्तु दिखाई या मूर्त वस्तु दिखाई तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा सोच रहा है, तो वो क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। ठीक है, मूर्त बुद्धि है। इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ अब। बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कौन कौन सी थ्योरीज है भाई, बहुत सारी थ्योरीज है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी 2 थ्योरी बता दो या फिर सारी थ्योरी बता दो। अगर सारी थ्योरी बताने के लिए आ रही है तो 2-2 4-4 मेन पॉइंट इनके अंदर लिख सकते हैं। 2 थ्योरी पूछ रहा है, 3 थ्योरी पूछ रहा है तो कोई भी 2-3 एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी भी नाम लेके नहीं आती कि कोई सी एक थ्योरी बताओ, अगर नाम लेके आ सकती है तो गार्डनर की थ्योरी आ सकती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो फर्स्ट है बीने ने दी है यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी बहु तत्व सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, समूह तत्व यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है थर्स्टन ने, सैम्पलिंग थ्योरी यानी प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन ने, हायरार्किकल थ्योरी दी है वर्णन और हार्ट ने, 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है गिलफोर्ड ने, और मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धि जो है वो दी है गार्डनर ने। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके, कुछ थ्योरी मैंने रखी है थोड़ी सी डिटेल में। सिंगल फैक्टर भी से बोलते हैं और यूनिफैक्टर भी। भाई देखो सबने अपने अपने हिसाब से दिए हैं, जैसे कि अल्फ्रेड बीने हैं, इन्होंने क्या बताया कि भाई नाम से पता चल रहा है सिंगल फैक्टर यानी एक तरह की ही बुद्धि पाई जाती है, यूनिफैक्टर यानी एक ही फैक्टर है जो बुद्धि को बताता है कि भाई एक ही तरह की बुद्धि होती है। तो 1904 में इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किया, उसमें इन्होंने देखा कि इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जैसे हम आईक्यू फॉर्मूला नाम आपने सुना होगा, जिससे हम बुद्धि को मापते हैं, वो होता है आईक्यू फॉर्मूला, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, यानी जो हमारे दिमाग की आयु है जो वास्तविक आयु है, यानी किसी क्लास में जैसे डल है उसके हिसाब से जो आयु है इंटू 100, तो इससे हम किसी की भी बुद्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेंटल एज का कंसेप्ट है वो इन्होंने ही दिया है, अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है भाई, तो इन्होंने बताया है कि एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, यानी एक ही फैक्टर, एक ही तत्व पाया जाता है बुद्धि का, जिसे बोलते हैं हम कॉमन सेंस। जैसे कि हम बहुत बार नहीं बोल देते हैं कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो तुम समझ ही लोगे, या फिर मुझे कोई बोल रहे कि कॉमन सेंस तो थोड़ा सा लगाओ, ये चीज ऐसी ही तो होती है ना, कोई किसी को भी बोल सकता है। तो ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, इसे तो कोई भी समझ लेगा। तो ये यानी इन्होंने बताया कि सबके अंदर कॉमन सेंस होती है, एक ही फैक्टर पाया जाता है, जनरल फैक्टर, जो हर एक टास्क में हर एक काम में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं, अल्फ्रेड बीने ने, यानी इन्होंने एक तरह की बुद्धि बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दूसरी जो थ्योरी है चार्ल्स स्पीयर की, इन्होंने बताई है 2 तरह की बुद्धि, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम पड़ा 2 फैक्टर थ्योरी।
तो इन्होंने कहा दो तरह की बुद्धि पाई जाती है, जिसे कहते हैं, इन्होंने नाम दिया है जनरल बुद्धि यानी जनरल फैक्टर, जी फैक्टर, और एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जनरल इंटेलिजेंस जो होती है वो बच्चे में जन्म से होती है, कोई जन्म से होशियार होता है ना, तो वो होती है जनरल इंटेलिजेंस, यानी नॉर्मल बच्चा सीखे किसी भी चीज को, वो होता है जनरल फैक्टर, जो हेरिडिटी से बच्चे को मिलता है। ठीक है, फिर है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कोई भी चीज हम सीख रहे हैं उसे एनवायरमेंट में और ज्यादा हम शार्प बना लें, एनवायरमेंट से सीख लें, जो हमें एनवायरमेंट से मिलती है वो होती है स्पेसिफिक बुद्धि यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, जो हम एनवायरमेंट से सीखते हैं, जैसे कि आपके अंदर भगवान ने कोई स्किल नहीं दी, जैसे सिलाई की बात कर लेते हैं, लड़कियां हमारे साथ ज्यादा हैं। अब किसी के घर में आज तक किसी ने सिलाई की ना हो, मशीन चलानी आती ना हो, लेकिन आपने क्या है एनवायरमेंट में आके वो चीज सीखी और प्रैक्टिस करते गए और आपने उस पर मास्टरी हासिल कर ली, तो वो क्या है आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। ठीक है, समझ आया। और जी फैक्टर क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस, आपके घर में कोई सिलाई करता आ रहा हो, कोई भी लड़की हो और आप पे भी सिलाई आ गई, तो यानी वो क्या है आपको बाय बर्थ मिली है, आपने हेरिडिटी से ली है वो चीज। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। फिर है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि किसने दी है, गार्डनर ने दी है। इसे हिंदी में बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, कभी कभी गूगल गड़बड़ कर देता है, तो इंग्लिश की तरफ देख लिया करें, हिंदी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है गार्डनर ने दी है। इन्होंने बताया कि भैया बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है, बहुत तरह की बुद्धि होती है, जिसे हम बोलते हैं बहुबुद्धि, यानी बहुत सारी बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, यानी बहुत सारी तरीके से हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। तो इन्होंने माना है कि पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी सबके सोचने का तरीका, सीखने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी बुद्धि बताई है, यानी इन्होंने बताई है 8 तरह की बुद्धि। अब रिसेंट में एक बुद्धि इसके अंदर और ऐड कर दी गई है, जो कि बुक्स में अभी नहीं आई है, वो सन 2001 के आसपास हुई है ऐड, अभी शायद नई बुक में किसी में भी नहीं दी गई है, अभी रिसेंट में जुड़ी है ये। तो 8 तरह की बुद्धि ही कंसिडर की जाती है, 9वीं जोड़ दी गई है, वो मैं बता दूंगी आपको। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि, नाम से ही पता चल रहा है, जिनके अंदर भाषा की पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, वो होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषा का उत्पादन और उपयोग में शामिल कौशल। अब भाषाई बुद्धि का एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, जैसे कि ये जर्नलिज्म होते हैं, प्रेस रिपोर्टर होते हैं। जैसे कि नाम सुना होगा आपने, आज तक न्यूज़ पे आती है अंजना ओम कश्यप, है ना, अंजना ओम कश्यप। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी जीभ क्या है, लड़खड़ा जाएगी। आप अगर बोलने लगे 1 घंटे तक बराबर बोलें तो आपकी जीभ भी लड़खड़ा जाएगी। लेकिन जो अंजना ओम कश्यप है, बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर हैं जर्नलिज्म में, इनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। फिर सेकंड है लॉजिकल इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा है लॉजिक यानी तर्क। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस किसके अंदर पाई जाती है, जो मैथ में अच्छे होते हैं, जिनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, यानी समस्या समाधान जो कौशल है वो पाया जाता है, और वैज्ञानिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच उनके अंदर पाई जाती है, जैसे कि रामानुजन। ठीक है, और भी बहुत सारे मैथ के हो सकते हैं, मैथ के जो विद्वान है वो इसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस। थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स, यानी जो दिमाग में नक्शा देख के, जैसे कि कोई भी छोटी, इसके अंदर आर्किटेक्चर आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं हमें अगर घर बनवाना हो और जगह क्या है आडी टेढ़ी हो, तो हम किसी आर्किटेक्चर को लाएंगे, वो देखेगा कि इधर किचन बननी है, इधर कमरा बनना है, यहाँ बालकनी बन जाएगी, तो वो क्या है अपने दिमाग में इमेज बना लेता है, पूरा पैटर्न तैयार कर लेगा। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि। ठीक है, दिमाग में ही इमेज बना लेते हैं। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी जिनके अंदर म्यूजिक की बुद्धि पाई जाती है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल राइम्स एंड पैटर्न, यानी जो म्यूजिक की राइम समझ लेते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर इसके अंदर आ सकते हैं, जिन्हें सुरों का ज्ञान हो, पता चल जाए कि कौन सा सुर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, पिच कितनी है, लाउडनेस कितनी है, म्यूजिक की राइम कितनी है, तो ये क्या है उनके अंदर पाई जाती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि रिसेंट का एग्जाम्पल नेहा कक्कर, लता मंगेशकर भी ले सकते हैं।
कोई भी लिख सकते हैं, हनी सिंह, बहुत सारे, गुरु रंधावा, जो भी आपका फेवरेट हो। बॉडीली काइनेस्थेटिक होता है आपने देखा होगा कि कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डांस कर लेते हैं कि अपनी पूरी बॉडी को मूव करवा देते हैं, पूरी बॉडी मूव हो जाती है, पूरा वोल पोर्शन मूव हो जाता है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, पूरी बॉडी की क्रिएटिविटी हो जाती है, तो वो होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक। यानी इसके अंदर हम जिम्नास्ट को भी ले सकते हैं, ठीक है, डांसर भी ले सकते हैं, कोई भी डांसर हो सकता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो इंडियन आइडल में आते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरों को समझने की जिनके अंदर क्षमता होती है, बुद्धि होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने वाले को देख के समझ लेते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट। हम किसी को अगर कुछ भी दिक्कत हो, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो हमारी बातों से, हमारे बिहेवियर से पता लगा लेगा कि क्या लक्षण है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी चल रही है। यानी दूसरों का बिहेवियर समझने वाले कौन होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों को देख के समझ लेते हैं, दूसरों की फीलिंग समझ लेते हैं। इसके अंदर टीचर्स भी आते हैं, जैसे कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाती बार हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा कौन सा शैतानी कर रहा है, किस बच्चे को समझ आ रहा है, किस बच्चे के सिर के ऊपर जा रहा है, तो वो होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर, यानी खुद के बारे में पता हो, खुद की भावनाओं के बारे में पता हो, खुद के मोटिव्स जो हैं उनके बारे में पता हो कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी क्या इच्छा है। ठीक है, इसके अंदर कौन आ जाते हैं, बाबा लोग, सदगुरु, जो खुद पे काबू करते हैं, खुद का पता चल जाता है उन्हें। ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी जो नेचर की समझ रखते हैं, जिन्हें नेचर का पता होता है, यानी पौधे को देख के बता देंगे कि इस पौधे में क्या बीमारी हुई है, कब लगी है, कितने दिन हो गए। तो इसके अंदर कौन आते हैं, हमारे फार्मर्स आ जाते हैं, हमारे किसान, या फिर बोटेनिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एक नई इसके अंदर जोड़ी गई है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसके अंदर हमारे ऋषि मुनि आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बुक्स में क्या है, 8 तरह की दी गई है। समझ आया। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि किसने दी है, थर्स्टन ने दी है। थर्स्टन ने बताया है कि इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज सिंगल और जनरल एबिलिटी, यानी इन्होंने ना तो जनरल एबिलिटी देखी, ना ही सिंगल आइडेंटिटी देखी। इन्होंने बताया कि 7 तरह की प्राइमरी एबिलिटीज पाई जाती हैं किसी भी इंसान के अंदर, 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पाई जाती हैं, यानी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। यानी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पाया जाता है, शाब्दिक सूझबूझ, जो हम शब्दों का यूज करते हैं, तर्क करना, यानी तर्क लगा सकता है हर कोई, परसेप्चुअल स्पीड सभी के अंदर होती है, यानी किसी भी चीज को अवधारणा करने की, किसी भी चीज को सीखने की जो गति होती है वो भी पाई जाती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी थोड़ा बहुत नंबर की नॉलेज भी सभी को ही होती है। वर्ड फ्लुएंसी, बोलते भी सभी हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, शब्द की जो प्रवाह होती है। एसोसिएटिव मेमोरी, यानी चीज़ों को क्या है, लिंक कर देना। स्पेशल विजुअलाइजेशन, यानी छिपी हुई आकृति को निकाल लेना, या फिर वही जो अभी हम पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर वाली, कि भाई छोटी सी जगह दिखा दो, नक्शा तैयार कर देंगे पूरे घर का। ठीक है, तो 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पाई जाती हैं, ऐसा कौन कहते हैं, थर्स्टन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, इन्होंने बताई है 3 तरह की बुद्धि पाई जाती है। फर्स्ट है प्रैक्टिकल, सेकंड है क्रिएटिव और थर्ड है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल को इन्होंने बोला है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव को बोला है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, और एनालिटिकल को बोला है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसके अंदर पाई जाती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो दूसरों को अपने आप में ढाल लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि बहन जी ये वाला सामान ले जाइए, ये आप पे बहुत जचेगा, ये कपड़े देखिए, वो कपड़े देखिए, चाहे पसंद भी ना आए जबरदस्ती चेप देते हैं। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कुछ नए तरीके से जो काम करते हैं, कुछ नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कुछ यूनिक करना, उनके अंदर पाई जाती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस किसके अंदर पाई जाती है, जो जैसे कि पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना, यानी जो चीज है उसी के अकॉर्डिंग काम करना। अब जैसे कि आप लोग क्या है, आपके बीएड के पेपर हैं, तो आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं रहे, कोई गाइड पढ़ेगा पूरी मोटी नहीं पढ़ेगा क्योंकि टाइम कम है, तो आप क्या कर रहे हैं, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जितना पेपर में आ रहा है। तो आप इस टाइम कौन सी बुद्धि यूज कर रहे हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, समझ आया। तो ये किसने दी है, स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है,
ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने। 2-2 नंबर का भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, किसी भी थ्योरी का पूछ सकता है कि ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी है, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो नाम पूछ सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, रेमंड बी कैटल ने दी है ये। तो जो रेमंड और बी कैटल थे ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश थे। ठीक है। इन्होंने 2 तरह की इंटेलिजेंस दिया है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी द्रव बुद्धि, और हिंदी में क्रिस्टलाइज्ड को क्रिस्टलाइज्ड ही लिखा गया है। ठीक है। बाकी देख लेना आप लोग, हिंदी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करो, क्योंकि गूगल जो है बहुत बार हिंदी में इंग्लिश के वर्ड को ऐसे ही रख देता है। ठीक है। और हिंदी की मुझे भी ज़्यादा इतनी है नहीं पकड़, तो इसलिए फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है कि तर्क करने की जो क्षमता होती है, फ्लेक्सिबली सोचने की जो क्षमता होती है, जो कि कहाँ से मिलती है? हेरिडिटी से मिलती है, तो उसे बोला जाता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? नॉलेज को एक्वायर करना, फैक्ट्स और स्किल्स को एक्वायर करना, जो हम पूरे जीवन करते रहते हैं, पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, स्किल्स इंप्रूव होती रहती है, तो वो क्या है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, यानी 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंट। इन्होंने 3 मॉडल दिए हैं इंटेलिजेंस के। कौन कौन से मॉडल दिए हैं? इन्होंने डिस्टिंक्शन यानी बीच में डिफरेंस बताया है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अलग अलग दिशा में सोचना, जैसे कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं और आप उसके बहुत सारे जवाब दें कि ये भी हो सकता है मैम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं और आप एक ही उसका जवाब दे दें और बात खत्म, कि मैम मुझे तो और आ ही नहीं रहा है, तो वो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इन्होंने क्या है? 3 मॉडल दिए हैं, 3 ऑपरेशन दिए हैं। फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकंड है कंटेंट और थर्ड है प्रोडक्ट, यानी संचालन, सामग्री और उत्पाद। ठीक है। पढ़ते हैं। फर्स्ट कंटेंट यानी सामग्री, इसमें 5 सामग्री आयाम हैं, यानी 5 डायमेंशन है। जानकारी के व्यापक क्षेत्र जिन पर मानव बुद्धि संचालन लागू होता है, यानी जहाँ पे हमारी बुद्धि अप्लाई होती है, जहाँ पे हमारा इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक जो है वो अप्लाई होता है। या जैसे कि विजुअल, बहुत बार क्या है, हम इंफॉर्मेशन कैसे सीखते हैं? देख के सीखते हैं, देख के चीज़ों को जो सीख लेते हैं। ऑडिटरी यानी इंफॉर्मेशन को सुन के सीखते हैं बहुत बार हम। सिंबॉलिक यानी सिंबल्स के और साइंस के थ्रू सीखते हैं, जैसे कि हम मैथ पढ़ा रहे होते हैं किसी को तो हम साइन बताते हैं, सिंबल्स बताते हैं। ठीक है। सिमेंटिक्स यानी वर्बल मीनिंग और आइडियाज के थ्रू सीखते हैं। बिहेवियरल यानी जैसे कि लोग सामने वाले बिहेव कर रहे हैं उससे कुछ सीख रहे हैं, खुद जो बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट, यानी 6 प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बढ़ती जटिलता को, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। जैसे कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज यानी यूनिट जो पढ़ते हैं हम, फिर उसे क्या करते हैं? हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उसकी जो सेट ऑफ यूनिट्स हैं, शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स, फिर उनके रिलेशन क्रिएट करते हैं, यानी यूनिट को लिंक करते हैं, दूसरी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, रिलेट कर देते हैं। फिर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, यानी मल्टीपल रिलेशन इंटर रिलेट कर देते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, और फिर उसे इम्प्लीकेशन करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले क्या है? नॉलेज का क्या है? एक यूनिट की तरह तैयार करना है, इकाई की तरह ज्ञान को देखना, फिर उसे वर्गीकरण करना, उसका वर्ग में बांट देना, फिर उसका रिलेशन क्रिएट करना, फिर उसे सिस्टम की तरह मल्टीपल रिलेशन से इंटर रिलेट करना, फिर उसे ट्रांसफॉर्म यानी चेंज करना, कन्वर्ट करना। ठीक है। फिर उसे इम्प्लाई करना यानी अप्लाई करना, अनुमान लगाना। ठीक है। फिर है ऑपरेशन, इसके अंदर भी 6 ऑपरेशन है। जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी सामान्य हमारी बौद्धिक प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? कौन कौन से होते हैं? कॉग्निशन यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कैसे चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम कैसे जागरूक होते हैं, तो ये होता है कॉग्निशन, यानी हमारी अनुभूति किसी भी चीज़ को समझने की, किसी भी चीज़ को खोजने की, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जागरूक होने की। ठीक है। ये क्षमता होती है ना सभी के अंदर। मेमोरी रिकॉर्डिंग यानी हम अपने दिमाग में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। जैसे लड़कियों के अंदर ये चीज़ होती है, किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग में एनकोड रखते हैं कि भाई फलाने से हमारा झगड़ा हुआ था या ये बात हो गई थी, तो लड़कियों को ये चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं।
मेमोरी रिटेंशन यानी कोई भी इंफॉर्मेशन याद कर लेना, जैसे कि आप लोग हैं, आप बीएड के पेपर हैं तो आप क्या हैं, चीज़ें याद कर रहे हैं कि भाई वुड्स डिस्पैच कब आया था, कोठारी कमीशन क्या आया था, तो ये सभी के अंदर होता है ना मेमोरी रिटेंशन। ये हमारी जनरल इंटेलेक्चुअल बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी एक एक चीज के अलग अलग सॉल्यूशन सुझाना, जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो उसके अलग अलग सॉल्यूशंस आप बता रहे हैं। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन यानी कोई भी क्वेश्चन पूछा लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही तरीके से बता पा रहे हैं। रूल फॉलोइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इवैल्यूएशन यानी क्या है, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, किसी भी समस्या का समाधान करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होता है और टीचर का क्या रोल होता है क्रिएटिविटी बढ़ाने में बच्चे की, ये डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है। रचनात्मकता, सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो क्रिएटिविटी होता है कि कुछ यूनिक करना, कुछ अलग करना, कुछ नया तरीके से करना। जैसे कि भीड़ में 50 लोग चल रहे हैं और एक बंदा अलग चल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, बड़ा अजीब है, बड़ा अलग है। और 50 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, एक बंदा अलग काम करे तो उसे क्या कहेंगे, हम क्रिएटिव कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, यूनिक वर्क कर रहा है, कुछ भी उसका जो आइडिया है वो औरों से अलग है, तो उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। तो पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज यानी नए नए आइडियाज इनोवेट करना, नवाचार करना, कुछ नया जनरेट करना, कुछ नया क्रिएट करना, ये क्षमता जिनके अंदर होती है। नया कंसेप्ट बनाना, कोई भी नई तरीके से कोई भी कंसेप्ट बनाना, कुछ भी प्रोडक्ट बनाना, कुछ भी प्रोड्यूस करना नए तरीके से, तो ये क्षमता होती है, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, आर बोथ ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल, इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड कंसेप्ट इन नोवेल वेज यानी पहले से हमें कुछ भी आता हो उसे नए तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है, एंड अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूनिक पर्सपेक्टिव, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे उसका सॉल्यूशन भी नए तरीके से सुझाना, उसे नए तरीके से हैंडल करना। क्रिएटिविटी क्या है, एक वैल्यूएबल स्किल है इन द वाइड रेंज ऑफ फील्ड। इसके अंदर आर्ट आ जाती है, जैसे कि ड्राइंग है। ड्राइंग में क्या होता है कि सब लोगों की ड्राइंग अलग तरीके की होती है। अब 10 लोग पेंटर हों एक जगह, एक ही मूर्ति को बनाए, वो एक ही पेंटिंग बनाए, लेकिन 10 में कोई ना कोई यूनिकनेस जरूर पाएगी, सब में कोई ना कोई क्रिएटिविटी अलग पाती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी कौन कौन सी फील्ड में मिलती है, आर्ट में मिलती है, साइंस में मिलती है क्योंकि साइंस में भी हम मॉडल और एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, बिजनेस में मिलती है, नए आइडियाज लगाते हैं, टेक्नोलॉजी में मिलती है। ठीक है, अब इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इसकी प्रकृति और परिभाषा है। तो क्रिएटिविटी क्या है, वो क्षमता किसी भी इंसान के अंदर जिसमें वो नए थॉट्स डेवलप कर सके, कुछ भी नया क्रिएट कर सके। ठीक है, नए नए फैक्ट, जो नए नए तथ्य हैं उनकी खोज कर सके। ठीक है, क्रिएटिविटी वो क्षमता है किसी भी इंसान के अंदर जिसमें किसी भी प्रॉब्लम के ओरिजिनल सॉल्यूशन तक वो पहुंच सके। A characteristic of creativity is that the new thought presented by it, new object made by it और new fact discovered by it are useful for human life यानी हमारी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें यूजफुल हैं, नई चीज़ें प्रेजेंट करना, नई चीज़ें बनाना, नई चीज़ों की खोज करना, जो भी ह्यूमन लाइफ के लिए यूजफुल है। क्रिएटिव क्या है, इनेट होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड एंड डेवलप्ड इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। बहुत बार क्या है, एनवायरनमेंट से भी क्रिएटिविटी आती है। किसी बच्चे को आप अच्छे एनवायरनमेंट में रखो, वो नई नई चीज़ें वहाँ से सीखेगा, एडेप्ट कर लेगा। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, इनेट भी होती है, किसी में बाय बर्थ भी होती है क्रिएटिविटी। द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरीके की होती है, भिन्न होती है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी, 10 लोग एक साथ खड़े कर दो और उनसे पेंटिंग बनाओ तो वो 10 ही तरह की बनाएंगी, तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब क्रिएटिविटी के कुछ एलिमेंट हैं जैसे कि सेंसिटिविटी है, नोवेल्टी है, ओरिजिनलिटी है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एलाबोरेशन है, रीडिफिनेशन है, क्रिएटिव प्रोडक्शन है। यानी कोई भी चीज़ है क्या है, संवेदनशील हो सकती है। नोवेल्टी यानी नई भी हो सकती है, उसे नई तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओरिजिनलिटी भी क्रिएटिविटी के अंदर आती है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिनल सॉल्यूशन ढूंढना। फ्लुएंसी आना चीज़ों में, फ्लेक्सिबिलिटी आना यानी लचीलापन आना, हम चेंज भी कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं। कोई डेफिनेशन है या कोई चीज़ डिफाइन की गई है उसे दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं और कुछ भी नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूनिक।
आज के टाइम में देखा जाए तो क्रिएटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं इन एलिमेंट्स के थ्रू। किसी के अंदर आप ये चीज़ें, ये पॉइंट्स दिखें कि भाई कुछ ना कुछ वो नया कर रहा है, कुछ सेंसिटिव कर रहा है, कुछ ओरिजिनल कर रहा है, उसके अंदर फ्लुएंसी भी है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो चीज़ों को विस्तार में बता रहा है, दोबारा से अपने तरीके से बता रहा है और कुछ नया कर रहा है, तो वो क्या है, क्रिएटिव है। ठीक है। अब टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, एक अच्छा एनवायरनमेंट देके बच्चों को एनकरेज करके कि वो क्या है, कुछ नया सोचें और नए तरीके से एक्सप्लोर करें चीज़ों को। तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिसमें टीचर सुझाता है कि टीचर क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकता है टीचर, कि बच्चों को मौके देके कि वो क्या करें, एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें और नए नए एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, अन्वेषण करें और प्रयोग करें, तो उन्हें इस तरीके के अवसर प्रदान कर सकता है टीचर। जैसे कि उन्हें ओपन एंडेड असाइनमेंट दें, उन्हें इस तरीके का असाइनमेंट दें जिसमें वो खुली तरीके से सोच सकें, इस तरीके के प्रोजेक्ट दें जिसमें कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कराएं जिससे वो नए आइडियाज़ उसमें लगा सकें, नए नए उपागम लगा सकें, नए नए अप्रोचेज लगा सकें। ठीक है। सेकंड है एनकरेज रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जोखिम लेने और प्रयोग को प्रोत्साहित करें, यानी बच्चों को रोके ना, नहीं ऐसा मत करो, ये बिगड़ जाएगा, ये तो पेंटिंग खराब हो जाएगी, ये एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। बच्चे अगर रिस्क ले रहे हैं तो उन्हें लेने दो और उन्हें प्रोत्साहित करो कि कोई बात नहीं, बिगड़ेगा तो संभाल लेंगे, जैसे करते नहीं है कि कोई नहीं तुम करो, जो होगा देखा जाएगा। तो बच्चों को क्या है, रिस्क लेने के लिए एनकरेज करें, एक्सपेरिमेंट कराएं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे कहें कि नई नई चीज़ें ट्राई करो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। फोस्टर क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन, यानी जिज्ञासा और कल्पना को बढ़ावा दें। बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, यानी बच्चा अगर बार बार पूछ रहा है कि मैम देखना ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसे बना लूँ, वैसे बना लूँ, तो ये प्रोत्साहन, ये जो जिज्ञासा है, इसे दबाना नहीं है, हाँ ठीक है कर लो, मैं नहीं बता रही। तो ये क्या है, जो जिज्ञासा है छोटे बच्चे के अंदर, इसे हमें दबाना नहीं है। अगर बच्चा कुछ भी इमेजिन कर रहा है कि मैडम ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, तो उसे ये मत कहो कि ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसे करो। तो बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। अगर बच्चे कुछ इमेज बना रहे हैं अपने माइंड में, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो उसे और बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, नए नए आइडियाज़ वो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उन्हें इंक्रीज करना चाहिए और। ठीक है। एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी विविधता और विभिन्न दृष्टिकोण के मूल्य पर जोर दें, यानी जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो टीचर को क्या है, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चे सीखें, इस तरीके से उन्हें एनकरेज करें। यूज़ देयर ओन यूनिक बैकग्राउंड, यानी अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो अपनी टेक्निक वो अपना सकते हैं जहाँ से वो आ रहे हैं, और नए नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यूज क्रिएटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी टीचर क्या कर सकता है, कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, कि नई रणनीतियाँ यूज करके, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करता है, नए आइडियाज सुझाना। ठीक है, नए आइडियाज़ प्रेजेंट करना। माइंड मैपिंग कर सकता है, अपने दिमाग में कुछ भी सोचना। रोल प्ले करा सकते हैं बच्चों से, जिससे कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी। अगर अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कर दिया करें जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इस बात को सिर्फ ऐसे नहीं है कि सुन के छोड़ देना है, शेयर भी करना है जहाँ भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। 1 मिनट 1 सेकंड लगती है शेयर करने में और मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरा भी मन करता है कि हाँ जल्दी जल्दी क्लास लेके आऊँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।